जमाना चाहे किसी का भी हो, सिक्का पुराने लोगों का चलता है। 20वीं सदी के हर एक दशक में उन महान हस्तियों के नाम शुमार हुए जिन्होंने ऑडियंस को हंसा हंसा कर लोट-पोट कर दिया। फिल्म फ्लॉप रहे या हिट, इन हास्य कलाकार के 1-2 मिनट्स का सीन मूड फ्रेश कर देता है। भारतीय फिल्म जगत के फलने फूलने में इन कॉमेडियंस का अहम योगदान रहा है। पर क्या सभी कॉमेडियंस को वो दर्जा मिला है जो जॉनी वॉकर और महमूद को हासिल हुआ था? नहीं, कुछ कलाकार को समय के हिसाब से कम आंका गया था। पर एक कॉमेडियन ऐसा भी है जिसका नाम इस कारण से पीछे हट गया क्योंकि उनके साथ बहुत सारे कॉमेडियंस ने अपना करियर शुरू किया। इसके साथ ये भी एक कारण है कि पुराने जमाने में कॉमेडियंस का किरदार सिर्फ कॉमेडियंस को मिलता था, पर 70 के दशक के बाद मुख्य कलाकार भी वो किरदार निगल जाते थे। पहले राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने कॉमेडियंस के किरदार खत्म कर दिए। इसके बाद 90 के दशक के बाद अक्षय कुमार जैसे कलाकार के कारण स्पेशल कॉमेडियन का दर्जा गिरने लगा। फिर 21वीं सदी में ऐसा होने लगा कि 20वीं सदी के विलन भी 21वीं सदी में कॉमेडी करने लगे, जैसे परेश रावल। ये बात मैं इस कारण से बता रही हूँ कि जॉनी वॉकर और महमूद के जमाने में कैसा होता था कि कॉमेडियंस का किरदार सिर्फ कॉमेडियन और हीरो का किरदार हीरो करता था। फिर समय के साथ ये हिसाब बदल गया। खैर, आज की कहानी पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दिनेश हिंगू साहब के जीवन सफर के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। दिनेश हिंगू का जन्म गुजराती परिवार में 16 अप्रैल 1940 में बड़ौदा में हुआ था। दुर्भाग्यवश इनके परिवारजन की जानकारी नहीं मिली, पर दिनेश हिंगू बचपन से कलाकारी करने में माहिर थे। अभिनय करने का इतना शौक चढ़ा था कि उन्होंने स्कूली दिनों से स्टेज शो शुरू कर दिए। इसके बाद शहर के बड़े कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ, जहां एक्टिंग के बारे में जानकारी मिलती थी। 1960 के साल के बाद उन्होंने ठान लिया था कि वो एक प्रोफेशनल एक्टर बनेंगे। इसमें सबसे बड़ी रुकावट उनका खुद का परिवार था। उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि दिनेश हिंगू ऐसे फील्ड में काम करे जहां पेट भरने के लिए संघर्ष करना होता है। इस वजह से दिनेश हिंगू परिवार को बोले बिना मुंबई आ गए। दरअसल वो जिस थिएटर कंपनी से जुड़े थे उनके कारण दिनेश हिंगू का मुंबई आना हुआ। यहाँ आकर उन्हें संघर्ष का सफर करना पड़ा। यहाँ के स्टेज शो से वो जुड़ते गए और स्टैंड अप कॉमेडी भी करने लगे। आपको बता दूं कि किशोर कुमार के साथ उन्होंने 12 साल तक काम किया। उस दौरान किशोर कुमार देश विदेश में लाइव शो अरेंज करते थे और इसी कारण से दिनेश हिंगू को नए नए जगह जाने का, नए नए लोगों से मिलने का मौका भी मिलता था। धीरे धीरे वो उस दौर के सभी महान संगीतकारों के साथ काम करने लगे थे। लोगों को हंसाने का हुनर उनमें बचपन से ही था, पर फिल्मों में आने की वजह उनकी एक्टिंग कला थी। जैसे जैसे काम मिलता गया वैसे वैसे फिल्मकारों के साथ उनकी मुलाकात होने लगी। इसी बीच राष्ट्रीय प्रोडक्शन अंतर्गत एक फिल्म बन रही थी। 1967 में रिलीज हुई उस फिल्म का नाम था तकदीर। दिनेश जी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि राष्ट्रीय प्रोडक्शन वाले नए कलाकारों को मौका देते थे, जिनमें वो खुद एक थे। पर तकदीर फिल्म में उन्हें विलन का किरदार मिला, जिसे ज्यादा लोगों ने नोटिस नहीं किया। आपको बता दूं कि फरीदा जलाल, जलाल आगा और खुद महान फिल्मकार सुभाष घई, इन सब ने इसी फिल्म के साथ अपने एक्टिंग का सफर शुरू किया था। खैर, सुभाष घई आगे चलकर फिल्मकार बन गए, पर बाकी कलाकारों की जिंदगी भी सेट हो गई। अगले 3-4 साल तक दिनेश हिंगू को उस फिल्म का इंतजार था जिसके बदौलत वो अपने असली प्रतिभा को उजागर कर सके। इसी बीच 1978 में नसबंदी फिल्म आई, जिसमें दिनेश हिंगू उस स्टाइल से हंसते हुए दिखाई देंगे जिसे उन्होंने आगे भी बरकरार रखा। फ्रेंड रहमानी। यस फ्रेंड असरानी। आज सारा दिन ढूंढते ढूंढते थक गए और एक केस भी नसबंदी का नजर नहीं आया। यस फ्रेंड असरानी, शहर में कोई केस ही नहीं बचा, मिलेगा कैसे?
चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। ये ठीक कहा आपने। हाँ। आज नसबंदी कमीशन की तो उम्मीद ही नजर नहीं आती। बिल्कुल। सिट डाउन फ्रेंड रहमानी। थैंक यू फ्रेंड असरानी। उनका हंसने का तरीका इस कदर तक फेमस हुआ कि डायलॉग बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उदाहरण के लिए बाजीगर फिल्म ले लीजिए। इसमें जॉनी लीवर और हिंगू की केमिस्ट्री ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। 80 के दशक के बाद उन्हें ज्यादातर पारसी मारवाड़ी किरदार मिलने लगे। फिर वो समय आया जब दिनेश हिंगू के बिना कॉमेडी फिल्म बनती ही नहीं थी। अगर फिल्म सस्पेंस या सीरियस सब्जेक्ट पर हो तो भी दिनेश हिंगू का एक आध कॉमेडी सीन ऐड किया जाता था। एक इंटरव्यू में दिनेश हिंगू बताते हैं कि उनके डायलॉग वो खुद बनाते थे, उन्हें सिर्फ सीन समझाया जाता था। दिनेश हिंगू को 90s के जमाने में बहुत प्रसिद्धि मिली, पर उस दौर में वो अकेले कॉमेडियन नहीं थे। जॉनी लीवर, शक्ति कपूर, सतीश शाह, टिकू तलसानिया जैसे कलाकारों ने भी कॉमेडी की नई स्टाइल को जन्म दिया था। इसका सीधा असर दिनेश हिंगू जैसे कलाकारों पर होने लगा। पर सबसे बड़ी बात ये भी थी कि 90s के दौर में कॉमेडियंस को लेकर कंट्रोवर्सी भी नहीं होती थी। सब अपने अपनी जगह खुश थे। बस अंतर ये था कि जॉनी वॉकर और महमूद को जो उपाधि मिली वो इनमें से किसी भी कलाकार के नसीब नहीं था। आपको ये भी बता दूं कि जॉनी लीवर को फिल्मों का रास्ता दिखाने वाले खुद दिनेश हिंगू ही थे। आज भी जॉनी लीवर दिनेश हिंगू को अपना गुरु मानते हैं। अब 21वीं सदी का नया जमाना आ गया था। हेरा फेरी जैसे फिल्मों के साथ दिनेश हिंगू ने अपने फिल्मी सफर को शुरू रखा, पर समय के साथ उनके काम करने की रफ्तार भी कम हो गई। आज 20 साल गुजर जाने के बाद भी दिनेश हिंगू जैसे कलाकार सिर्फ 4-5 फिल्मों में देखा गया। दर्शकों के मन में ये सवाल भी आता है कि असरानी जैसे कलाकार जो दिनेश हिंगू के उम्र के हैं, आज भी फिल्मों से जुड़े हैं, तो दिनेश हिंगू क्यों नहीं दिखाई देते? सवाल बहुत गंभीर है। इसका जवाब खुद दिनेश हिंगू दे सकते हैं। खैर, हिंदी, मराठी, गुजराती, भोजपुरी और बंगाली भाषा की कुल 400 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके दिनेश हिंगू साहब आज 81 साल के हो चुके हैं और मुंबई में खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। इनकी पत्नी उषा भी एक स्टेज आर्टिस्ट रह चुकी हैं। उनके 2 बेटे जिग्नेश और राजीव फिल्मी दुनिया से दूर रहते हैं। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।